नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक व्यापारी ने 46 केजी गेहूं बेचे, जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा गया और शेष 8% हानि पर। यदि उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ भाग को जो है 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, कुछ भाग को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया और शेष भाग को जो है 8% हानि पे बेचा गया, 8% हानि पे बेचा गया। तो उसका शुद्ध लाभ कितना है? शुद्ध लाभ जो है 12% है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 12 से 15 क्या है? बड़ा है, यानी हम 15 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है? माइनस का 8 और ये क्या है? प्लस का 12, यानी माइनस का 8 से प्लस का 12 हमारा क्या है? बड़ा है। तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 20 में से माइनस करेंगे माइनस का 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया? 20:3 निकल के आ गया, 20:3 निकल के आ गया। तो देखिए जो लाभ पे बिका होगा, अगर 20 यूनिट गेहूं लाभ पे बिका होगा तो हानि पे कितना बिका होगा? 3 यूनिट, यानी यहां से टोटल मात्रा क्या हो गया? यहां से टोटल मात्रा हमारा हो गया 23 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल मात्रा क्या दिया? 46 केजी, यानी इस 23 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 46 केजी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 केजी। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी मात्रा हानि पे बेची गई। कितनी मात्रा हानि पे बेची जा रही है? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 केजी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 6 केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक चुनाव में कुल मत के 30% मत अवैध हो गए, वैध मत का 40% आपको मिले तथा बीजेपी 7000 मतों से चुनाव जीत गई। उस चुनाव में कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? कुल अवैध मतों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ जो है कुल वोट की संख्या कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि कुल वोट की जो संख्या है वो 100 है। कुल वोट की संख्या क्या है? 100 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया कि कुल मत के 30% मत जो है अवैध है। तो हम इस 100 का 30% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 वोट जो है अवैध है, यानी वैध वोट कितना बच गया? 70 बच गया। अब देखिए इस 70 का आपको कितना मिला है? 40%। तो हम इस 70 का अगर 40% निकालेंगे, 40% किसे मिल रहा है? आपको। 70 का 40% कितना हो जाएगा? 70 का 40% हो जाएगा 28, और शेष किसे मिल रहा है? बीजेपी को। शेष किसे मिल रहा है? बीजेपी को। तो देखिए 70 में से 28 जो है आपको मिल गया, यानी शेष कितना बच गया? शेष बच गया 42। 42 किसे मिल गया? बीजेपी को। तो देखिए यहां जो है बीजेपी कितना वोटों से जीत गई? आपको कितना मिला? 28, और बीजेपी को मिला 42, यानी कितना वोटों से जीत गई? 14 वोटों से। यहां जो है 14 वोटों से बीजेपी जीत गई। हमने जो है टोटल वोट अगर 100 मान लिया तो बीजेपी कितना वोट से जीत रही है? 14 वोट से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बीजेपी 7000 वोट से जीत रही है, यानी इस 14 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 7000 दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। और हमसे पूछ क्या रहा है? अवैध मतों की संख्या। तो देखिए अवैध कितना है? अगर हमने टोटल वोट 100 मान के रखा था तो अवैध कितना है? 30, यानी हमें से 30 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से 30 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ से 30 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15,000। 30 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15,000। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 15,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की गति वाली 2 ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है। अगर दोनों ट्रेन के मिलने के समय यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की थी, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है? हमें क्या निकालना है? दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए जिस समय एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है उसी समय एक ट्रेन दूसरी जो है आगरा से दिल्ली की तरफ चल रही है, तो दोनों के मिलने का समय क्या होगा? बराबर होगा। देखिए इसे समझते हैं। देखिए हम इसे समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया? दिल्ली, और ये हो गया आगरा। दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है, दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर पर घंटा। दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर
70 किलोमीटर पर घंटा, और एक दूसरी ट्रेन जो है आगरा से चल रही है, एक दूसरी ट्रेन जो है आगरा से चल रही है 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जिस समय ये दिल्ली से चली होगी उसी समय ये आगरा से चल रही है, यानी हमने मान लिया कि कहीं यहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ दोनों मिल रहे हैं। तो देखिए जितना समय में जो दिल्ली से ट्रेन चली है वो इस बिंदु पे पहुंची होगी, उतना ही समय में जो आगरा से ट्रेन चली है वो भी इस बिंदु पे पहुंची होगी, यानी दोनों का समय क्या लगा, बराबर लगा, यानी मिलने का टाइम क्या है, सेम है। मिलने का टाइम क्या है, टाइम क्या है, टाइम जो है सेम है। देखिए टाइम जब सेम रहता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, एक ट्रेन का जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरी का स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 7:8। यानी एक ट्रेन जो है अगर 7 यूनिट दूरी चली होगी तो दूसरी ट्रेन जो है 8 यूनिट दूरी चली होगी, यानी एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन की अपेक्षा कितना ज़्यादा चल रही है, 1 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चल रही है, 40 किलोमीटर, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 40 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी। तो देखिए ये जो ट्रेन है जो 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है वो अगर 7 यूनिट का दूरी चल रही है, तो जो 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो ट्रेन चल रही है वो 8 यूनिट का दूरी चल रही है, यानी टोटल दूरी क्या होगा, 15 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम 15 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 600 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में गांव ए से गांव बी तक जाती है तथा अनुप्रवाह में वापस लौट आती है। दोनों गांवों के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है। यदि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो कुल यात्रा में लगे समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। अब देखिए यहाँ जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करेंगे, d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ d क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, t क्या हो जाएगा, यात्रा का टोटल टाइम, x क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल, और y क्या हो जाएगा, धारा की चाल। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 48 किलोमीटर। हमें जो है टोटल टाइम निकालना है। x का वैल्यू यानी शांत जल में नाव की चाल हमें क्या दिया, 14 किलोमीटर पर घंटा। तो 14 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 196 माइनस हमें जो है धारा की यानी y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम यहाँ 2 गुने x का वैल्यू क्या है, 14। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48 गुने 2 गुने 14 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, t गुने, हम अगर 196 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 192। अब देखिए 192 जो है 48 से कितने बार में जाएगा, 48 से 192 जो है 4 बार में जाएगा। हम 48 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया 2 गुने 14 इक्वल टू टी गुने 4। अब देखिए इस 2 से 4 जो है 2 बार में जाएगा, इस 2 से 14 7 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा टी क्या निकल के आएगा, 7 घंटा। टी हमारा क्या निकल के आएगा, 7 घंटा। यानी यात्रा में टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 घंटा का टोटल टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 लड़कों द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, मजदूरी का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है, यानी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी के अनुसार जो है मजदूरी दिया जा रहा है, तो जो हमारा इफिशियंसी का रेशियो होगा वही क्या होगा, संबंधित मजदूरी का हमारा रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8 पुरुष और 6 लड़के मिलके एक दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही जो है 6 पुरुष और 10 लड़के जो है मिलके कर रहे हैं एक दिन में। अब देखिए हम यहाँ से दोनों के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर इस 6m को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा 8m माइनस 6m
इक्वल टू क्या हो जाएगा 10b, और इस 6b को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -6b हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b। 2 से हम काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहां से हमारा m बटा b क्या हो जाएगा, m बटा b हो जाएगा 2/1। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया, दोनों के इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया, पुरुष और लड़के का इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 2:1, 2:1। तो मजदूरी का भी रेशियो क्या होगा, मजदूरी का भी रेशियो हो जाएगा 2:1। मजदूरी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। ए 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकाल लेते हैं। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 8 दिन, दूसरा समय दिया हुआ है 10 दिन और तीसरा समय क्या दिया 12 दिन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 120। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 120। हम टोटल जो है काम को मान लेते हैं 120 यूनिट, टोटल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। देखिए जब इस 120 यूनिट काम को ए कर रहा है, जब इस 120 यूनिट काम को ए कर रहा है तो 8 दिन का समय ले रहा है। जब इस 120 यूनिट काम को बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, बी कर रहा है तो 10 दिन का समय ले रहा है। और जब इस 120 यूनिट काम को सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 8 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 15 यूनिट। बी जो है 10 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 12 यूनिट। सी जो है 12 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 10 यूनिट। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और टोटल हमारा काम क्या है, टोटल जो काम है 120 यूनिट, टोटल काम क्या है 120 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वे एक साथ काम जो है शुरू करते हैं, 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़ देता है। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 15 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 30 यूनिट। तो देखिए हम इस टोटल काम में से ए का काम माइनस कर लेते हैं। ए जो है 30 यूनिट काम करेगा, टोटल काम कितना है 120 यूनिट, यानी काम कितना बच गया 90 यूनिट काम बच गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि बी जो है 3 दिन बाद जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो देखिए बी का हम 3 दिन का काम शेष काम में से माइनस कर लेते हैं। बी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 36 यूनिट। तो हम इसमें से 36 यूनिट माइनस कर लेते हैं। देखिए हम 90 में से 36 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, यानी 54 यूनिट काम जो है सी कर रहा होगा। 54 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, सी, और सी जो है शुरू से अंत तक है। अब देखिए सी का इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, सी का इफिशियंसी दिया हुआ है 10 यूनिट। देखिए 10 यूनिट इफिशियंसी के साथ, 10 यूनिट इफिशियंसी के साथ सी जो है 54 यूनिट काम करेगा। तो देखिए हम इस 54 में अगर 10 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 5.4 दिन, 5.4 दिन, यानी 5.4 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सी जो है शुरू से अंत तक काम कर रहा है। तो सी जो है 54 यूनिट काम किया होगा, शेष काम सी किया होगा, और सी का इफिशियंसी क्या है 10 यूनिट, यानी इस इफिशियंसी से शेष काम में हम भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। काम समाप्त होने का टोटल समय क्या निकल के आ गया 5.4 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज मिश्रधन का 1/10 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर का मान अवधि के बराबर हो तो अवधि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, अवधि निकालना है। अब देखिए हम यहाँ मिश्रधन को कुछ मान लेते हैं। हमने मिश्रधन को यहाँ 10 यूनिट मान लिया, हमने यहाँ मिश्रधन को 10 यूनिट मान लिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि साधारण ब्याज मिश्रधन का 1/10 है, यानी यहाँ से हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इस 10 का 1/10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट जो है वो 10 यूनिट है, मिश्रधन जो है वो 10 यूनिट है और साधारण ब्याज क्या है 1 यूनिट। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट में से अगर हम ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज की दर का मान अवधि के बराबर है, यानी अगर टाइम x वर्ष का होगा, टाइम अगर x वर्ष का होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा x% होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा x% होगा। अब देखिए हमसे जो है
टाइम पूछ रहा है यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा क्या है 9 यूनिट, 9 गुने टाइम क्या है हमारा x वर्ष और परसेंट क्या है हमारा x प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 100, हम 9 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा बट्टे में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10/3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 10/3। और हमसे क्या पूछ रहा था, अवधि का मान, अवधि क्या है x वर्ष, यानी x वर्ष हमारा क्या हो गया, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 सही 1/3 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 60,000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। हमें क्या निकालना, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए हम यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, हम यहाँ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 60,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 5%। तो पहले वर्ष हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, इस प्रिंसिपल का 5%, यानी अगर 60,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3,000 रुपया, यानी पहले वर्ष 3,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल पे हमें कितना ब्याज मिल जाएगा 3,000 रुपये का, तीसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा 3,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो पहले वर्ष तो हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 3,000 का भी हमें दूसरे वर्ष क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 3,000 का 5% कितना हो जाएगा 150, यानी 150 रुपए का हमें और ब्याज मिलेगा। अब देखिए तीसरे वर्ष हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये हमारा 300। अभी 150 पे तीसरे वर्ष ब्याज मिलना बाकी रह गया, तो हम इस 150 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टेबल क्यों पढ़ते हैं, मैं काफी बार बताया हूं, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए पहले वर्ष हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 3,000 का भी हमें 5% ब्याज मिला, कितना मिल गया 150 रुपये। तीसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो तीसरे वर्ष से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी 3,000 प्लस का 3,000 करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 6,000। 6,000 का 5% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 300। अब देखिए 150 पे ब्याज मिलना बाकी रह गया, यानी 3,000 और 3,000 पे ब्याज कितना मिल गया 300 का, 150 पे मिलना बाकी रह गया। तो 150 का भी हमें 5% मिलेगा, तो 150 का 5% क्या हो गया 7.5 हो गया। देखिए सिंपल सा बात याद रखेंगे कि पहले वर्ष में 1 लाइन होगा, दूसरे वर्ष में 2 लाइन होगा और तीसरे वर्ष में 3 लाइन होगा। और हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केवल तीसरे वर्ष का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी केवल हमसे ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 3,000 प्लस का 300 प्लस का 7.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3307.5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3307.5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक कक्षा के n छात्रों का औसत जेब खर्च 160 रुपए है। यदि एक छात्र का खर्च निकाल दिया जाए जो कि 100 रुपए है तो औसत 0.5 से बढ़ जाता है। कक्षा में पढ़ रहे छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छात्रों की प्रारंभिक संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में n छात्रों का औसत खर्च क्या दिया हुआ है 160 रुपया। n छात्रों का औसत खर्च क्या दिया है 160 रुपया दिया हुआ है, और एक छात्र को निकाला जा रहा है जिसका हमें खर्च क्या दिया हुआ है, एक छात्र का हमें खर्च क्या दिया हुआ है 100 रुपया दिया हुआ है। एक छात्र को निकाल दिया जा रहा है, एक छात्र का खर्च निकाल दिया जा रहा है, जिसके कारण जो बाकी छात्र बचे जा रहे हैं, यानी अब छात्र कितने बच गए n-1 छात्र बच गए, तो बाकी छात्रों का औसत खर्च जो है 0.5 से बढ़ जा रहा है। यानी अब इनका औसत खर्च क्या हो जाएगा 160.5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये जो एक छात्र का खर्च निकाला जा रहा है, ये खर्च कितना कर रहा था 100 रुपया खर्च कर रहा था, लेकिन औसत खर्च कितना था 160 रुपया। यानी सभी में खर्च बराबर बराबर बांटा जा रहा था, जिसके कारण ये खर्च कर रहा था 100 रुपया, लेकिन इसे देना कितना पड़ रहा था 160 रुपया। यानी इसे 60 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा था, इसे जो है 60 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा था। और इसका खर्च जब निकाल दिया गया तो जो 60 रुपया ये दे रहा था, ये 60 रुपया बाकी के छात्रों में बट गया। यानी बाकी के छात्र कितने हैं n-1,
n-1 में जो 60 रुपया बढ़ गया, जिसके कारण प्रत्येक का औसत खर्च जो है 0.5 से बढ़ गया। यानी हम इसमें अगर 0.5 से गुना कर लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। हम देखिए 0.5 से अगर 60 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 120 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। तो यहां से हमारा n इक्वल टू क्या निकल के आ गया, n इक्वल टू निकल के आ जाएगा, इस -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी ये हो जाएगा 121। यानी प्रारंभिक छात्रों का संख्या क्या होगा, 121 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 2:3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:4:5 है। उनकी बचत का अनुपात क्या होगा यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो। हमें क्या निकालना है, उनकी बचत का हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें जो है तीनों के इनकम का रेशियो दिया है, हमें जो है A:B:C, हमें जो है इनकम का रेशियो दिया है। हमें इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, खर्च का हमें यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4:5। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सेविंग का रेशियो। तो देखिए हम सेविंग का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करते हैं, इनकम के रेशियो में 2 से गुना कर लेते हैं। हम इनकम के रेशियो में 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 4:6:8। हमने इनकम में 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए की जो बचत है उसकी आय का 1/4 है। तो हमें इसे 4 बनाना था ताकि हम इसका 1/4 निकालें तो हमारा पॉइंट में ना निकल के आए। तो हमने इसे 4 बनाया, यानी 2 से हम गुना करेंगे तो पूरे रेशियो में 2 से गुना करेंगे। अब देखिए हमें जो है एक्सपेंडिचर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 3:4:5। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की जो बचत है उसकी आय का 1/4 है। तो हमने मान लिया कि ए की आय है 4 यूनिट, बी की आय 6 यूनिट और सी की आय जो है 8 यूनिट है। तो देखिए हम इस आय का अगर ए का बचत निकालेंगे तो बचत क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 4 का 1/4 हम निकालेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1। और हम यहाँ अगर ए की आय 4 यूनिट मान रहे हैं और बचत 1 यूनिट आ रहा है, यानी हम यहाँ 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, खर्च। यानी खर्च क्या हो गया, 3 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया कि ए की इनकम 4 यूनिट होगी तो खर्च क्या होगा, 3 यूनिट और बचत क्या होगा, 1 यूनिट। यानी यहाँ से हम बी का बचत निकाल सकते हैं, बी का बचत क्या हो जाएगा, 2 यूनिट और सी का बचत क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा बचत का यानी सेविंग का हमारा रेशियो निकल के आ गया 1:2:3। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:2:3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ तीनों का इनकम मान लेते हैं, तीनों का इनकम मान लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि ए का जो इनकम है वो 2x है, बी का जो इनकम है 3x है और सी का इनकम क्या है, 4x है। और हम तीनों का खर्च मान लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि ए का जो खर्च है वो 3y है, बी का जो खर्च है वो 4y है और सी का जो खर्च है वो 5y है। तो हम यहाँ से अगर अंतर निकालते, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते तो हमारा सेविंग निकल के आता। यानी अगर 2x में से हम माइनस करते 3y तो हमारा क्या निकल के आता, सेविंग। और हमें क्वेश्चन में सेविंग क्या दिया हुआ है, ए का जो सेविंग दिया हुआ है इनकम का 1/4, यानी 2x का 1/4 निकालते तो ये दोनों बराबर आता। और यहाँ से हम x और y का रेशियो निकालते और x और y का वैल्यू हम दोनों में पुट कर दे तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता, इनकम और एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता। तो हम वहाँ से सेविंग निकाल लेते। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:2:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 पात्रों में अम्ल तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 3:5 तथा 7:3 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में इसका अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, या तो हम तीनों जगह से हम पहले पात्र, दूसरे पात्र और मिश्रण, यानी इन दोनों के पात्रों को मिला के जो हमारा मिश्रण बनाया गया तो उस मिश्रण से, यानी हम तीनों जगह से या तो हम अम्ल लेके एलिगेशन लगाएंगे या हम तीनों जगह से पानी लेके हम एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए हम तीनों जगह से अम्ल लेके एलिगेशन लगा लेते हैं। देखिए पहले पात्र में अम्ल कितना है, 3 यूनिट और यहाँ जो है मिश्रण कितना है, 8 यूनिट। यानी 3 जो है अम्ल है कितने में से, 8 में से। दूसरे पात्र में अम्ल कितना है, 7 यूनिट और यहाँ मिश्रण कितना है, 10 यूनिट। यहाँ मिश्रण कितना है, 10 यूनिट। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है तो यहाँ अम्ल कितना है, 2 यूनिट और यहाँ जो है टोटल मिश्रण कितना है, 5 यूनिट। अब देखिए हम इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो बट्टे में है उसके एलसीएम से हम गुना कर लेते हैं। यानी 8, 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम तीनों जगह 40 से गुना कर लेते हैं। हम यहाँ भी 40 से गुना कर लेंगे,
यहाँ भी हम 40 से गुना कर लेंगे और यहाँ भी हम 40 से गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 40 से गुना करेंगे तो 8 से 40 5 बार में जाएगा, 5 से हम 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और यहाँ अगर हम इसे काटेंगे 10 से तो ये 10 से 4 बार में जाएगा, 4 से अगर 7 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 से 8 बार में जाएगा, 8 से 2 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 28 में से 16 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ हम 16 में से 15 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया कि अगर हम पहले पात्र से अगर 12 यूनिट मिश्रण लेंगे तो दूसरे पात्र से हमें 1 यूनिट मिश्रण लेना होगा, तभी जाके हमारा जो है नए मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जिस तार से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है उसी तार से अगर मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, जिस तार से हम वर्ग बना रहे हैं उसी तार से मोड़ के हम वृत्त बना रहे हैं, तो जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा वो क्या होगा, वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो देखिए हमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त का रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम वृत्त का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर हमें क्या दिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हमारा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 484 जो है 22 का स्क्वायर होता है, यानी यहां से हमारा ए क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है वर्ग की भुजा पता चल गया, वर्ग की भुजा पता चल गया तो हम यहां से वर्ग की परिमाप निकाल सकते हैं। और जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा, जो हमारा वर्ग का परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर। तो देखिए वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 × भुजा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे, 4 × a का वैल्यू क्या निकल के है 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 22/7 पाई का वैल्यू पुट करेंगे, गुने क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 22 से 22 कट जाएगा, हम इस 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा r क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा। हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14, यानी r निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ के आ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस हमारा क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर, यानी गुने हमारा क्या हो जाएगा 14 × 14 हो जाएगा। 7 से 14 2 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर गुना कर लेंगे, अगर 22 में 2 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 × 14। 44 में अगर हम 14 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 चौका 56 के 6, हाथ में 5, 14 चौका 56 और 5 क्या हो जाएगा 61, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे पैक करता है तो उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं, लेकिन अगर वह प्रत्येक बॉक्स में 8 या 9 संतरे पैक करता है तो पुनः उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं। बताइए कि उसके पास कुल संतरे कितने थे। हमें क्या निकालना है, कुल संतरे की संख्या निकालना है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, कुल संतरा का कुछ संख्या होगा जिसे अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष क्या बच जा रहा है 3 बच जा रहा है। 6 से भाग दे रहे हैं तो भी हमारा शेष क्या बच जा रहा है 3 बच जा रहा है। और जब हम उस संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं तब भी हमारा शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है। और जब हम उसे 9 से भाग दे रहे हैं तब भी हमारा शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जिससे हम भाग देते थे उसका हम एलसीएम निकाल के और जो हमारा शेष बचता था उसे हम ऐड कर देते थे तो हमारा आंसर निकल के आ जाता था। तो देखिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 5, 6, 8, 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के और इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संतरा का कुल संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं, यानी 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 2, 3 भी है और 2 भी है। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा और इस एलसीएम में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संतरा का कुल संख्या निकल के आ जाएगा।
हम इसे गुना कर लेते हैं। 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9, 9 गुने 2 18, 18 दूने 36, 36 दूना 72, 72 में हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 72 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 पचे 350 और 10 क्या हो जाएगा 360, 360 प्लस का क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 363। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, कुल संतरा का संख्या क्या होगा 363 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है क्रमिक रूप से 3 और 4 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमशः 1 और 2 शेष देती है और अंतिम भागफल 2 है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। हमें क्या निकालना है कि जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष हमारा क्या बचेगा, हमें उस शेष को निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 और 4 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष क्रमशः 1 और 2 आ रहा है और अंतिम हमें भागफल क्या दिया हुआ है, अंतिम हमें भागफल 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो संख्या होगी उसे अगर हम 4 से भाग दिए होंगे तो हमारा भागफल 2 आया होगा और शेष 2, यानी यहाँ संख्या क्या हो सकती है, हम इस 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में हम 2 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ जो संख्या होगी वो क्या होगी 10 होगी। अब देखिए यहाँ जो संख्या है उसे अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल क्या आ रहा है 10 आ रहा है और शेष 1 आ रहा है, यानी यहाँ संख्या क्या हो सकती है, हम इस 3 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 और 30 में 1 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 31, यानी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, हमारी संख्या निकल के आ गई 31, संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 31। अब देखिए इस 31 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, ये कितने बार में 3 बार में कितना हो जाएगा 30, यानी यहां से हमारा शेष क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, रूट अंडर 144 इक्वल टू 12 और हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यहां जो है रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो जब इस संख्या को रूट से बाहर लाएंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 8 अंक के बाद जो है रूट के अंदर पॉइंट लगा हुआ है तो रूट से बाहर लाने के बाद 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर जब हम 144 को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ जो है 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 2 3 4 4 अंक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। बट्टे हमें क्या दिया हुआ 12 दिया हुआ है, हम इसमें 12 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 0.0001 बार में जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0.0001। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।